डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 2 दिन के राजकीय दौरे पर इजरायल पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर इजरायल के पीएम नेतन्याहू और उनकी पत्नी ने किया स्वागत। दौरे में कई अहम क्षेत्रों में भारत इजरायल के बीच होंगे समझौते। सिंगापुर के बाद सीएम योगी का जापान दौरा। सीएम योगी ने मित्सुई को यूपी में बड़े निवेश का दिया न्योता। नवीनीकरणीय ऊर्जा, आईसीटी, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे प्रमुख सेक्टर्स में निवेश के लिए किया आमंत्रित। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की पुस्तक पर जताई आपत्ति। पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का उल्लेख। प्रधान न्यायाधीश ने स्वतः संज्ञान लिया मामला। कहा, न्यायपालिका को बदनाम नहीं करने दिया जाएगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पोते वीर सोरेन का निधन। कुल्लू घूमने गए वीर सोरेन की बर्फ में स्केटिंग के बाद होटल में अचानक बिगड़ी तबीयत। निजी नर्सिंग होम में डॉक्टर ने मृत घोषित किया। बिहार के भागलपुर में बड़ा सड़क हादसा। बेकाबू बस ने ई रिक्शा और पिकअप वैन में मारी टक्कर। ई रिक्शा में सवार 4 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल बाद 2 दिन के राजकीय दौरे पर इजरायल पहुंचे। इजरायल की राजधानी तेल अबीब के बैन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने पर इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने स्वागत किया। इजरायल रवाना से पहले पीएम मोदी ने एक ट्वीट में लिखा, यह सच में इजरायल का एक ऐतिहासिक दौरा है। मुझे विश्वास है कि इससे हमारे देशों के बीच आपसी दोस्ती को नई रफ्तार मिलेगी। पीएम मोदी की पोस्ट पर इजरायल के राष्ट्रपति आइचेक हरजोग ने जवाब देते हुए उनका स्वागत किया। हरजोग ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजरायल और इजरायल के लोग आपका इजरायल में स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। पीएम मोदी 2 दिनों की यात्रा के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति आइजैक हरजोग से मुलाकात करेंगे। वहीं पीएम मोदी इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित करेंगे। यह एक खास सम्मान है जो दुनिया के कुछ ही नेताओं को हासिल होता है। यह प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा इजरायल दौरा है। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू भारत इजरायल के बीच हुई रणनीतिक साझेदारी में हुई अहम तरक्की की समीक्षा करेंगे। वहीं दोनों नेता विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, व्यापार और अर्थव्यवस्था समेत पीपल टू पीपल सहयोग के अवसरों पर चर्चा करेंगे। दोनों नेताओं के बीच पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश को भविष्य की अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान दौरे के पहले दिन राजधानी टोक्यो पहुंचने के बाद जापान की अग्रणी वैश्विक ट्रेडिंग एवं निवेश कंपनी मित्सुई एंड कंपनी ली के मैनेजिंग ऑफिसर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर काजुकी शिमिजू से मुलाकात कर यूपी में परिवर्तनकारी निवेश अवसरों को तलाशने का औपचारिक आमंत्रण किया। मुख्यमंत्री ने मित्सुई एंड कंपनी की शीर्ष प्रबंधन टीम के साथ बैठक के दौरान विशेष रूप से 4 प्रमुख क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को रेखांकित किया है, जिसमें नवीनीकरणीय ऊर्जा के तहत सोलर, बायो एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं शामिल है। वहीं आईसीटी के तहत आईटी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल सर्विसेज और स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश पर चर्चा हुई। तीसरा सेक्टर सेमीकंडक्टर का रहा, जिसमें चिप निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन के विस्तार पर विमर्श किया गया। चौथा सेक्टर डेटा सेंटर रहा, जिसमें हाइपर स्केल डेटा सेंटर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल कनेक्टिविटी हब जैसे क्षेत्रों में निवेश को लेकर गहन चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने मित्सुई प्रबंधन को दीर्घकालिक साझेदारी के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश भारत जापान आर्थिक सहयोग को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार होने के साथ साथ उत्कृष्ट कनेक्टिविटी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे नेटवर्क और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक क्लस्टर्स के कारण निवेशकों के लिए अत्यंत अनुकूल वातावरण प्रदान करता है।
सीएम योगी ने राज्य सरकार की उद्योग समर्थक नीतियों, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम और समयबद्ध स्वीकृति प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश निवेशकों को सुरक्षित, पारदर्शी और परिणाम मुख वातावरण उपलब्ध कराता है। जापान में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट रोड शो कार्यक्रम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश सूर्यवंश के राजा भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली है, साथ ही भगवान बुद्ध की पावन धरा है। भगवान बुद्ध से जुड़े सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश में ही है। उनका राज्य कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, वह उत्तर प्रदेश में है। अपना अंतिम महापरिवर्तन बाण जहां किया वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। आज उत्तर प्रदेश में स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए रामायण सर्किट और बौद्ध सर्किट के रूप में हमारी सरकारें आगे बढ़ रही हैं। जब भगवान राम, भगवान बुद्ध की बात होगी तो इन दोनों का संबंध सूर्यवंश की महान परंपरा से है, जो सूर्य की प्रथम किरण का इंतजार जापान वासियों को होती है। उत्तर प्रदेश में आपका निवेश इसलिए भी सुरक्षित है और आपके लिए भी सुखद अनुभूति का क्षण उपलब्ध कराता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षित वातावरण है, स्केल है, तो उस स्केल को स्किल में बदलने की सामर्थ्य भी है, स्टेबिलिटी है, स्पीड है। ये सभी कुछ आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। यानी पर्याप्त मात्रा में यंग वर्कफोर्स इंडस्ट्री में कार्य करने के लिए वहां पर आपको उपलब्ध हो सकता है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। हर इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आपूर्ति उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर उपलब्ध करवाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित कक्षा 8 की नई सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक के कुछ अंशों पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का उल्लेख है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अदालत ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया है। बार और बेंच सभी परेशान है, सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश परेशान हैं। मैं इस मामले को स्वतः संज्ञान में लूंगा। मैं किसी को भी इस संस्था को बदनाम नहीं करने दूंगा। कानून अपना काम करेगा, सीजेआई सूर्यकांत ने कहा। न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची ने इसे संविधान की मूल संरचना पर हमला बताया। यह पुस्तक मूल संरचना के खिलाफ जाती है, न्यायाधीश ने कहा। सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक खंड है, जो हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका पर एक अध्याय का हिस्सा है। अध्याय में न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों के रूप में न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार और जजों की अपर्याप्त संख्या, जटिल कानूनी प्रक्रियाएं और खराब बुनियादी ढांचे के कारण मामलों का भारी बैकलॉग का उल्लेख है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को इस बारे में सूचित किया। एनसीईआरटी कक्षा 8 के छात्रों को न्यायिक भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ रहा है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। हम यहाँ बार के लिए हैं, उन्होंने कहा। सीजेआई सूर्यकांत ने तब खुलासा किया कि संज्ञान लिया गया है। संस्था के प्रमुख के रूप में मैंने अपना कर्तव्य निभाया है और मैंने संज्ञान लिया है। यह एक गणना की गई चाल लगती है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के 19 वर्षीय पोते वीर सोरेन का हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक वीर वहीं से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। इस क्रम में प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वीर कुल्लू के बर्फ में जब स्केटिंग के बाद एक होटल में लौटे तो एकाएक उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पास के ही एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी जांच शुरू करते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि अब तक उनकी मौत किस कारण हुई, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।
उधर इस घटना से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन गहरे सदमे में है और अपने पुत्रों के साथ मंगलवार को देर रात ही रांची से हवाई मार्ग द्वारा दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, जहां से वे कुल्लू पहुंचे। इसके साथ ही चंपई सोरेन के पैतृक गांव में चल रहे सभी पारंपरिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया। इस वक्त चंपई सोरेन के पैतृक गांव झिलिंग गोड़ा में शोक व्याप्त है। बता दें, वीर सोरेन चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन के बेटे हैं। बाबूलाल सोरेन पिछले वर्ष जमशेदपुर से विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए थे। चंपई दा भले आज हम लोगों के साथ नहीं हैं, लेकिन हम संगठन में उनके साथ बिताए गए लंबे समय को याद करते हैं और मरांग गुरु और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में चंपई दा को संबल प्रदान करें कि वो इस दुख की घड़ी का सामना कर पाए। पूरा पार्टी और पूरे झारखंड की जनता का उनका सहानुभूति है। ईश्वर उनको इस दुख की घड़ी में साहस दे। झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग पूरी होने के बाद से विधानसभा में बजट सत्र के बीच पक्ष विपक्ष के बीच सियासी पारा गरमाया हुआ है। एक तरफ विपक्ष दल भाजपा से दावा कर रही है कि साजिश के तहत चुनाव जीतने के लिए बूथों में मतदाताओं के नाम की हेरफेर कर वोटिंग डालने से रोका गया है, तो वहीं विपक्ष के आरोपों पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने जवाब देते हुए किसी भी तरह की गड़बड़ी से इंकार किया है। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि मतदाता अपने मत का प्रयोग करे और इस तरह का भाषा का उपयोग करना मुझे लगता है अपने आप में लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। लोग मतदान करते हैं और अभी उनको धैर्य रखना चाहिए। 27 तारीख को काउंटिंग स्टार्ट होगा। इतना ही अगर निर्भीक थे तो सिंबल क्यों हटा दिया? दुनिया के विकसित देश जो तकनीक में हम लोगों से वर्षों आगे हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो फ्रांस हो, वहाँ पर आज भी देश की सरकारें बैलेट पेपर के माध्यम से चुनी जाती हैं। झारखंड की सरकार ने निकाय चुनाव में बैलेट के प्रयोग की अनुमति प्रदान की। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उस बैलेट के चुनाव में बूथों पर धांधली और बूथ कब्जे की शिकायत के अंदेशे मिले। बोकारो पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। पूर्व पार्षद रमाशंकर सिंह की पुलिस में बेरहम तरीके से पिटाई कर दी गई, जिस कारण वह बिना सहारे के चल नहीं पा रहे थे। थाने में मिल गए उनके एक समर्थक को भी पुलिस ने तोड़ा दौड़ा कर पीटा। 23 फरवरी को मतदान के दिन चास थाना क्षेत्र के वार्ड 32 के मतदान केंद्र में मतदान के दौरान गलत तरीके से वोटिंग करने का पार्षद प्रत्याशी रेखा देवी के पति पूर्व पार्षद राम शंकर ने विरोध किया। इस दौरान पुलिस से नोकझोंक हुई। इस नोकझोंक में एसडीपीओ चास प्रवीण कुमार सिंह घायल हुए थे। उनके घायल होने के बाद पुलिस ने पूर्व पार्षद रमाशंकर सिंह को हिरासत में लिया और हिरासत में रमाशंकर की बर्बरता पूर्वक पिटाई कर दी। रमाशंकर को न्यायालय में पेश किया गया तो वह खुद चलने में असमर्थ नजर आए। इस बर्बरता का वीडियो सामने आने के बाद बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर कार्रवाई उठाई और कहा कि एक जनसेवक को इस तरह पिटाई करना निंदनीय है। इस मामले को विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा, कुछ दिन पूर्व एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और दामाद की तरह जनता के सामने पेश किया और एक जनसेवक जिसने 10 साल तक अपने वार्ड की सेवा की, उसके साथ अपराधियों जैसा सलूक किया गया। घटना हुई उसकी मैं निंदा करती हूं। जांच कर दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की पिटाई कहीं से भी मानवता के लिए ठीक नहीं है। वही घटना के दिन थाने में मिलने गए सरदार कॉलोनी निवासी सोनू कुमार को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटने का काम किया। उनके शरीर में कई जगह जख्म के निशान हैं। सोनू का कहना है कि जब मैं उनसे मिलने गया तो पुलिस ने मुझे दौड़ा कर पीटा। वही पार्षद की उम्मीदवार रेखा देवी ने कहा कि आज जब न्यायालय में उन्हें देखा तो लगा कि उनके साथ बहुत गलत हुआ। वह खुद से चल नहीं पा रहे, सहारा लेकर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। वहीं विरोध सिर्फ वोटिंग में हो रहे गलत काम का हो रहा था, लेकिन पुलिस में एक तरफा कार्यवाही की। मुझे भी पीटने का काम किया गया, उसी का मेरे पति ने विरोध किया था। पूरा चोटाहिल कर दिया गया। उन लोग जो गलती किया उनको सजा नहीं मिला, जो गलती नहीं किया उनको सजा क्यों नहीं मिला? वही रामा को जब वो लोग उठा के ले गए ना तो हम मिलने गए, तो हम बोले रामा से मिलने दीजिए सिर्फ, तो वही मिलने के लिए बोले तो दौड़ा के मारने लगा। कौन मारा? वही थाना वाला, चास थाना। जो भी वाद विवाद हुआ, बात मैं मानती हूँ कि चीजें गलत हुई
वहाँ पे बहुत सारा माहौल खराब हो गया। लेकिन जिस तरीके से रमाशंकर जी जो वहाँ के जन सेवक रहे, 10 साल तक वहाँ के लोगों को सेवा किया है, आज उनका वीडियो मेरे पास आया है। वीडियो उसको आप लोग देखिए, कितनी बुरी तरीके से उनको मारा गया है। वो आदमी चल नहीं पा रहा है। चतरा में क्रैश हुए रेड बर्ड के BE C-90 विमान में ना तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR था और ना ही फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। नियमों के अनुसार कम वजन वाले इस विमान में इन उपकरणों की अनिवार्यता नहीं थी। झारखंड के चतरा जिले में समरिया के कासियातू जंगल में सोमवार यानी 23 फरवरी को एक एयर एम्बुलेंस रांची से दिल्ली जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि संबंधित एयर एम्बुलेंस में ब्लैक बॉक्स नहीं था, जिससे हादसे के वास्तविक कारणों की जांच में तकनीकी चुनौतियां आ सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हुई बातचीत के रिकॉर्ड दुर्घटना स्थल से मिले, मलबे का वैज्ञानिक विश्लेषण तथा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर ही दुर्घटना के कारणों की पड़ताल की जाएगी। जांच एजेंसियां सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच में जुटी हैं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हादसा तकनीकी खराबी, मौसम की प्रतिकूलता या किसी अन्य कारण से हुआ। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र से बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है। पचायरा गांव में 2 दिनों के भीतर 13 मोर के शव मिलने से हड़कंप मच गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र के पचायरा गांव में मिले 10 मोरों के शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक कीटनाशक युक्त दाना खाने से मोरों की मौत हुई। घटना के बाद वन विभाग ने सभी शवों का पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, जहां जांच में स्पष्ट हुआ कि जहरीले पदार्थ के सेवन से उनकी जान गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की टीम गांव में लगातार कैंप कर रही है। ग्रामीणों के सहयोग से आसपास के इलाकों में मौजूद मोरों को पकड़कर उनकी जांच कराई जा रही है। पशु चिकित्सकों द्वारा एहतियातन इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, ताकि अन्य मोरों की जान बचाई जा सके और उन्हें किसी तरह के कीटनाशक से होने वाले नुकसान से सुरक्षित रखा जा सके। खेतों में कीटनाशकों के इस्तेमाल को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत से गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। अब सवाल ये है कि खेतों में कीटनाशकों के उपयोग पर निगरानी कैसे बढ़ाई जाए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। फिलहाल वन विभाग मामले की जांच में जुटा है। भागलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर काल बनकर एक बस ने तेज रफ्तार में 4 लोगों की जिंदगियां ले ली। तेज रफ्तार बस ने ई रिक्शा और पिकअप वैन में टक्कर मारी, जिससे ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। वहीं ई रिक्शा में सवार 4 लोगों की भी मौत हो गई। मृतक में एक बच्चा भी शामिल है। बताया जा रहा है कि बस भागलपुर से सहरसा की ओर जा रही थी। वहीं ई रिक्शा पर सवार लोग नारायणपुर से इलाज करवा कर आ रहे थे। इस बीच झंडापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दयालपुर में NH 31 पर तेज रफ्तार में बस ने पहले सामने से आ रही ई रिक्शा और फिर पिकअप वैन में टक्कर मारी, जिसके बाद मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 6 लोग घायल हो गए, जिसमें से 5 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। घायलों को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां प्रभारी अधीक्षक घायलों का समुचित इलाज करवा रहे हैं। इधर भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवाल किशोर चौधरी और नवगछिया की SP प्रेरणा कुमार समेत कई अधिकारी दयालपुर में NH 31 पर घटना स्थल पर पहुंचे। वहां घटना का जायजा लिया और वाहनों को सड़क पर से हटवाकर जाम क्लियर करवाया। वहीं मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि सिर्फ 2 मृतकों की अभी तक पहचान हो पाई है, जो कटिहार और खगड़िया के बताए जा रहे हैं। वहीं एक मृतक की पहचान कटिहार के रहने वाले शिव नारायण मंडल के बेटे अरविंद कुमार मंडल के रूप में हुई है। रुद्रपुर शहर के अटुरिया क्षेत्र स्थित अटुरिया मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। जानकारी के अनुसार निर्माण कार्य में लगा एक राजमिस्त्री रमजान के दौरान मंदिर परिसर के समीप नमाज अदा कर रहा था। आरोप है कि इसी दौरान मंदिर कमेटी के सचिव अरविंद शर्मा ने उसे वहां नमाज पढ़ने से रोका। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जो आगे बढ़कर हाथापाई पर बदल गई। घटना के विरोध में मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में सिडकुल चौकी पहुंचे और संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
वहीं मंदिर कमेटी का कहना है कि युवक को पूर्व में भी वहां नमाज अदा करने से मना किया गया था। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है। जय श्री राम। मेरा कहना यह है कि नमाज कोई आज पहली बार नहीं पढ़ी जा रही थी। पहली बात तो यह है कि यहाँ पे जो हमारा पंतनगर का एरिया है, इससे इधर कुछ है ही नहीं, ना कोई मुस्लिम व्यक्ति है, ना यहाँ कोई मजार है, ना कोई ईदगाह है, कुछ नहीं है ऐसा। और बगल में उसके बाहर मजार, मतलब आपका नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है। तो वो आदमी 3 दिन हो गए उसको नमाज पढ़ते हुए। एक दिन उसको मना किया गया, नहीं माना। दूसरे दिन मना किया गया, मेरे कर्मचारी से उसने गाली गलौज की। तीसरे दिन भी मैंने उसको पहले 2 बार मना किया, वो नहीं माना। फिर मैंने उसको उठा के भगाया वहाँ। उसने मेरे से झगड़ा किया, गाली गलौज की, मारपीट हुई, लेकिन वो फिर भी वहाँ से गया और ये फिर भी कहता हुआ जा रहा है कि मैं यहाँ रहता हूँ, खुदा का नाम लेने में क्या दिक्कत है। अरे भाई, खुदा का नाम लेना कोई गलत बात नहीं है। आगामी चारधाम यात्रा 2026 को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर ली हैं। यात्रा के दौरान वाहनों को सुचारू आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष प्लान तैयार किया गया। परिवहन विभाग की ओर से बॉर्डर क्षेत्रों और जनपद के भीतर कुल 7 चेक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे, जहां वाहनों की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रीन कार्ड व्यवस्था को और अधिक डिजिटल और सरल बनाया गया है। ग्रीन कार्ड सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इस बार श्रद्धालुओं और वाहन स्वामियों को 2 नई सुविधा दी जा रही है। पहले की तरह नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा ग्रीन कार्ड बनते ही संबंधित व्यक्ति को व्हाट्सएप और SMS के माध्यम से लिंक भेजा जाएगा, जिसमें वह अपना ग्रीन कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकेगा। जो हमारी चारधाम यात्रा 2026 जो होगी, उसको सकुशल और सेफ बनाने के लिए परिवहन विभाग अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, जिसमें हमारी बॉर्डर पे और यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी चेक पोस्ट जो लगेंगी, लगभग टोटल 7 चेक पोस्ट लगेंगी हमारी। और ग्रीन कार्ड जो सॉफ्टवेयर है उसमें कस्टमाइजेशन के लिए लगभग हमारा काम पूरा हो चुका है और इस बार 2 सुविधाएं हम इसमें देने जा रहे हैं। पहला, जो पेमेंट होगा वो QR कोड के थ्रू भी हो सकेगा, जो पहले सिर्फ नेट बैंकिंग के थ्रू होता है। और दूसरा, अगर किसी का ग्रीन कार्ड बन जाता है तो व्हाट्सएप और SMS के माध्यम से उसके पास लिंक जाएगा और उसमें भी वो अपना ग्रीन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।